हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एनसीईआरटी कक्षा 6 ज्योग्राफी। और आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर 4 पर आ गए हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ऐसी कोई भी जानकारी जो आप तक पहुँचे जरूरी है वो आप तक पहुँचने में देरी ना हो। ठीक है, तो ये कक्षा 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है मानचित्र। अब मानचित्र के बारे में क्या बताया गया है उसको हम आगे पढ़ते हैं, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें और ज़रूरत पड़े तो एक बार फिर से चैप्टर को या कक्षा को दोबारा देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन में क्या कहा है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो ऊपर की 3 लाइनों में इन्होंने बताया है कि हम जो हमारा इससे पहले वाला चैप्टर था, तीसरा वाला, उसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ चुके थे, पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके थे। तो उसमें उसकी कुछ सीमाएं बताई हैं कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। हम पूरी पृथ्वी पर देशों को या कॉन्टिनेंट महाद्वीप को या महासागरों को बहुत आसानी से उसमें देख लेते हैं। लेकिन जब बात आगे कहते हैं कि जब पृथ्वी पर केवल एक भाग को देख पाते हैं, मतलब क्या कहते हैं आगे, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है। आगे कहते हैं कि जब बात आती है अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम एक मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ग्लोब पर हम ये सब नहीं देख पाते, अपने देश को देख लेते हैं, राज्य को नहीं देख पाते गहराई से, जिलों को नहीं देख पाते, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, एक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब इसको बड़ी सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। मानचित्र का मतलब मैप, इन्होंने जैसे बोला है। तो जब आप अपना घर बनवाते हैं तो आप जाते हैं आर्किटेक्चर के पास। तो आर्किटेक्चर आपके घर का एक नक्शा तैयार करके आपको देता है। तो आपको बताता है यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर लिविंग रूम होगा, यहाँ पर आपका बेडरूम होगा, यहाँ पे आपका टॉयलेट होगा, और यहाँ पर 4 पिलर या 6 पिलर या 8 पिलर 9 पिलर हम यहाँ पर खड़े करेंगे। तो क्या वो सच में वहाँ पर पिलर खड़े करके दिखाता है? नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसका एक डिज़ाइन आपको तैयार करके दिखाता है। इसी तरीके से चपटी जैसे हमारा पेपर होता है, उस पेपर पर एक मानचित्र तैयार किया जाता है कि हमारा ये देश है और इसके अंदर ये राज्य इतना है, यहाँ तक है, ये राज्य यहाँ तक है, या पेड़ यहाँ पर है, नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं। उस तरीके से उसने बताया मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र है। ठीक है, आगे क्या कहता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो मतलब पूरी पृथ्वी को चपटा करना एक असंभव सी बात है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्य को दर्शाता है। मतलब एक मानचित्र क्या करता है, एक छोटे से क्षेत्र को या उसके जो कुछ भी तथ्य होंगे उसके बारे में जानकारी हमें देता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और तथ्य को, उसके आगे कहता है दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक ही साथ रख दिए जाएं तो एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। अब एटलस का जैसे एक हमारी खुद की एक नोटबुक होती है, जैसे हमारी ज्योग्राफी की बुक है, ऐसे ही एक एटलस आता है। तो ये जो एटलस की जो बात कर रहा है, जैसे कि हमारी खुद की एक नोटबुक होती है, नोटबुक में बहुत सारे मतलब पेजों पर सभी देशों के अलग अलग मानचित्र होते हैं। उस पूरी किताब को ये एटलस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं पैमाने पर अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों के आधार पर हो गया। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मतलब एक ग्लोब पे हमें कुछ चुनिंदा चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे महाद्वीप मिल जाएंगे, कुछ देश दिख जाएंगे और महासागर दिख जाएंगे। लेकिन बहुत ही जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे वेटिकन सिटी है इटली के अंदर, एक छोटा सा देश है, हमें इटली तो दिखेगा लेकिन वेटिकन सिटी उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वही बताने की कोशिश की कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी, जबकि मानचित्र पे क्या होता है, मानचित्र पे अगर हम इटली को देखेंगे तो इटली के भीतर जितने राज्य या जितने देश या जो भी है उसके अंदर, जैसे इटली के अंदर ही एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, तो वो भी हमें मानचित्र पर दिखाई देता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो अब ये मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये मानचित्र के प्रकार।
अब यहाँ पर दिए गए हैं, तो नोट्स में जब आप बनाओगे तो मानचित्र के प्रकार डालोगे और उसके बाद आगे मानचित्र का पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब फिजिकल मैप। इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाली मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब इसके दो नाम दिए इन्होंने, भौतिक मानचित्र कहेंगे या उच्चावच। तो उच्चावच से भी आप एक टर्म है याद रखना, उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा, जैसे पठार, पर्वत या जो मैदान है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक पहला हो गया आपका प्रकार भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। इसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो जब एक देश को पूरे को दर्शाएंगे, एक देश को दर्शाएंगे, दो देश को दर्शाएंगे या उसके अंदर राज्य को दर्शाएंगे, जिलों को दर्शाएंगे, शहर को दर्शाएंगे, तो वो राजनीतिक मानचित्र है। लेकिन अगर हम देश के अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पर से गंगा नदी बहती है, नीचे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, या नॉर्थ में हमारे पर्वत हैं या झील है, या साउथ में पठार है, अगर हम वो सब चीजें बता रहे हैं तो वो भौतिक मानचित्र कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को भी याद रखना। कई बार डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है, तो आपको बताना होगा कि भौतिक मानचित्र में हम प्राकृतिक आकृति को देखते हैं, जबकि उसमें राज्य, नगरों, महानगरों को देखते हैं, ठीक है। उसमें फिर उदाहरण दे देंगे पठार, पर्वत, इस तरीके से, और उसमें दे देंगे कि एक छोटा शहर, बड़ा शहर, गाँव, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मानचित्र, तीसरा प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, इन सब के वितरण। तो ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं? थीमेटिक। अब हमने पहले मानचित्र में पढ़ा भौतिक वाले में कि वहां पर नदियां, पहाड़, पर्वत, पठार। दूसरे में हमने पढ़ा जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें देश, राज्य, गांव, शहर, ये सब। अब तीसरा जो थीमेटिक इन्होंने बताया है उसमें क्या, सड़क का मानचित्र, सड़क बता देंगे, वर्षा कहाँ पे कितनी होती है वो बता देंगे, वन और उद्योग, वन कहाँ कहाँ पर है, जैसे हमने भारत का ये नीचे का पोर्शन है, एक मिनट, ये हमने नीचे का पोर्शन इस तरीके से बनाया। तो आगे क्या, अब ये इसमें क्या है कि जैसे वन को दर्शाना है तो इतने क्षेत्र को हरा कर देंगे और बता देंगे ये वन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना देंगे और बता देंगे ये उद्योग है, तो ये इस तरीके से दर्शाता है। अब ये आगे बताता है कि सूचना के आधार पर मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब ये 3 घटक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मतलब बता रहा है कि मानचित्र क्या है, एक आरेखन है। जैसे एक बड़े घर को जब हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसका एक खाका तैयार करते हैं कि इस तरीके से एक कमरा बन जाएगा, इस तरीके से। क्या हमने कमरे को सच में इतना बड़ा बना के दिखाया जितना बड़ा हम सच में बनाने वाले थे? नहीं। उसी तरीके से इसने बताया कि पूरे विश्व को एक छोटे से कागज पर पन्ने पर दर्शाना आरेखन है। इसमें दूरी का क्या महत्व है वो भी बताएगा। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। अब मानिए कि दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, और दोनों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर का अंतर है। तो क्या सच में एक इतना बड़ा मानचित्र बनाया जा सकता है जिसमें सच में इनको 2000 किलोमीटर की दूरी पर दिखाया जा सके? हम कहेंगे नहीं, इनके बीच की दूरी इसमें ज़्यादा 1 सेंटीमीटर की दिखा देंगे। तो वहाँ पर जो नीचे कॉर्नर पर लिखा रहता है, जैसे अभी आगे भी पढ़ेंगे कि, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया उदाहरण के तौर पर आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की 10 किलोमीटर है, जिसे आपने मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया है। तो क्या किया इन्होंने, 1 सेंटीमीटर बराबर कर दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। अभिप्राय 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर बराबर आ गया। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पैमाने का मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो वास्तविक दूरी है उसको छोटा करके दिखाते हैं जो कि वहाँ नहीं होती। आगे, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब और छोटे चले जाते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर कर देते हैं।
समझ गए। अभी जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर कर दिया, क्योंकि हमें एक छोटा सा, ये मानो ये मानचित्र है, इसमें आपका घर यहाँ है, यहाँ आपका स्कूल है, और ये दूरी जो आपके घर की वास्तविक है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन हमें इसमें 5 सेंटीमीटर दिखा दे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिखा दी, जिससे 5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर आ गया। अब उसी प्रकार से दिल्ली और मुंबई के बीच का अगर फासला निकालना हो तो हम यहाँ पर कितना बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मान लो 2000 किलोमीटर है, तो 5 × 4 बराबर 2000, और 500 × 4 5 चौक 20 और 5 चौक 20, इस तरीके से। ठीक, आगे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, इसको कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, एक डेफिनेशन दे दी उन्होंने। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, अभी तो हम देश की बात कर रहे थे, अब देश हमारा है 32,000, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, तो उसके लिए हम छोटा पैमाना यूज करेंगे कि हमने छोटा सा पैमाना, मतलब 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 1000 किलोमीटर, इस तरीके से हमें दर्शाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक गांव की बात करेंगे तो एक गांव ज़्यादा था कितना कि 1000 किलोमीटर में एक गांव है मान लो, तो उसमें क्या करेंगे, हम बड़ा पैमाना यूज़ करेंगे। जैसे इसमें बताया कि 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर की दूरी के लिए माप लिया हमने। इस प्रकार मानचित्र बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। ये तो अब अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि छोटे पैमाने का मानचित्र या बड़े पैमाने का मानचित्र में क्या मतलब अंतर है, क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे जब एक बड़ी जगह को छोटे में दिखाया जाए तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर को बड़े किलोमीटर में दर्शाते हैं, और जब हम ज़्यादा सेंटीमीटर को कम किलोमीटर में दर्शाएं या मीटर में दर्शाएं तो वो बड़ा पैमाना हो गया। जब सिर्फ एक शहर की बात होगी तो बड़ा पैमाना यूज होगा, जब एक देश की बात होगी या एक बड़े राज्य की बात होगी तो छोटा पैमाना। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये है, जब एरिया बड़ा होता है तो पैमाना छोटा होता है, जब एरिया छोटा होता है तो पैमाना बड़ा होता है। जब हम अपने घर की बात करेंगे तो पैमाना बड़ा होगा, लेकिन जब हम पूरे मोहल्ले की बात करेंगे तो पैमाना छोटा होगा। इस तरीके से आप समझ लो। अब देखिए इन्होंने ये बताया है खेल का मैदान किस तरीके से दर्शाएंगे, पेड़ को ऐसे दिखाएंगे, सामुदायिक केंद्र को इस तरीके से दिखाएंगे। अब ये सड़कें हैं, ये कुआं है, ये विद्यालय है। अब इन्होंने जो यहाँ पे पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। क्यों? मानो ये एक गांव है और इसकी पूरे की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें, हम बोलें कि 500 मीटर या आधे किलोमीटर में ये पूरा गांव है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मापन के आधार पे। आगे बताया इन्होंने दिशा। अधिकतर मानचित्र ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ये ऊ मतलब उत्तर लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब ये पूरा एक दे दिया, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आगे कहते हैं 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिंग बिंदु हैं। दिंग बिंदु, अभी प्रधान दिंग बिंदु ये 4 हैं। इनके बीच में 4 दिशाएं और हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी और अन्य स्थान की स्थिति का पता लगा जाता है। ठीक है ना। आगे विकास घर से समुदाय केंद्र, खेल के मैदान की दिशा, दुकानों के। अब इसने कहा निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से, यानी विकास का घर जहां भी है उसके घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। तो विकास का घर है यहाँ पे, ये है विकास का घर, तो उन्होंने सामुदायिक केंद्र, तो सामुदायिक केंद्र बिल्कुल सीधा पड़ेगा, तो ये उत्तर दिशा में हो गया। खेल का मैदान, ये वाली दिशा कौन सी आएगी, ये उत्तर है तो ये पूरब होगा, इधर नीचे दक्षिण होगा, तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, तो खेल का मैदान पड़ेगा विकास के घर से उत्तर पूर्व दिशा में। आगे कहा है दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है। अब दुकानों से विद्यालय की दिशा पता लगाएंगे। दुकान कहाँ है, ये है दुकान, यह है विद्यालय, तो दुकान से विद्यालय की दिशा बिल्कुल सामने, तो यानी पूरब दिशा।
दुकानों से विद्यालय की तरफ पूरब दिशा, ऊपर उत्तर, पीछे पश्चिम और नीचे दक्षिण। ठीक है, आगे एक हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। तो अब इन्होंने दिक्सूचक की परिभाषा दी है कि दिक्सूचक क्या होता है, दिशा सूचक, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दिशा का पता लगाते हैं। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके का एरो होता है और इस तरीके से लटकी रहती है। तो ये एरो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहेगा, इसमें इस तरीके की खास बात होती है। ठीक है, अब आगे आता है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल द्वारा मानचित्र आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चिन्ह यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं किस तरीके से। रेलवे लाइन, अगर बड़ी लाइन की बात करें तो ये बड़ी लाइन है, मीटर लाइन की बात करें तो ये मीटर लाइन है, और रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन है। इस तरीके से अगर कहीं पे मैप लगा हुआ है और आपको जानकारी, आपको पता है कि मैप में किस संकेत से डोमिनेट करते हैं, डिनोमिनेट क्या कहते हैं उसको, हाँ डिनोमिनेट कहते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। सड़कें की बात करेंगे, ये कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, ये पक्की सड़कें, ये कच्ची सड़कें टूटी फूटी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरीके की, फिर राज्य सीमा और ये जिला सीमा। अब यहाँ नदी, कुआं, तालाब, तो ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, फिर ये नहर आ जाएगी, आ गई इस तरीके से, पुल दिख जाएगा, मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है या छतरी है। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चिन्ह हैं सारे, इनको देख कर हम पता लगा सकते हैं। इनके द्वारा मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इनके प्रतीकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति से यह रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। तो रूढ़ प्रतीक किसे कहे जाते हैं? जिन प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है वो रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। मतलब अगर भारत में आप देखोगे तो पेड़ का इसी तरीके से पेड़ दिखेंगे। अगर आप कहीं अमेरिका में चले जाते हैं तब भी आपको पेड़ का जो चिन्ह दिखेगा, साइन दिखेगा, वो ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, और कहते हैं कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, रंगों का उपयोग करके आप इसे भर भी सकते हैं। तो रूढ़ प्रतीक ये दर्शाए गए हैं। देखो ये पेड़ है, ये कोई मस्जिद है, रेल की लाइन है छोटी, ये बड़ी लाइन है, ये पुल दिखा दिया यहाँ पर, ये विद्यालय, ये कच्ची सड़क, ये पक्की सड़क, ये पुलिस स्टेशन, ये आरएस, क्या बताया था आरएस से, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये मंदिर हो गया, ये ईंटें हैं, ये ईंटों की साइन है, ये नदी दिखा दी। ठीक है, और क्या है, और भी कुछ है, हाँ ये गिरजाघर है, एक गिरजाघर। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है। अब आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। रेखा चित्र की परिभाषा दे दी कि मतलब ये एक पैमाने पर आधारित नहीं है, इसके लिए कोई पैमाना उपयोग नहीं होता, ये अपनी याद के अनुसार आप बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया, आपको बोला पेड़ का चित्र बनाओ, तो आपने क्या किया, 2 डंडे खींचे और ये बना दिया। क्या आपने नापा कि सच में इसका जो यहाँ का क्या कहते हैं तना इतना ही चौड़ा होगा? हो सकता है किसी का पतला हो, आपने नहीं नापा। मतलब ये याददाश्त पर आधारित एक रेखा चित्र है कि हमने पेड़ इस तरीके से बना दिया, ये हमारे दिमाग में था, पेड़ का नाम लेते हमारे दिमाग में आ गया। अब आगे आता है, कभी कभी किसी क्षेत्र में एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ एक स्थान को दूसरे स्थान पर सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर से रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं।
अब आपके दोस्त का घर है मानो यहाँ पर, आपका घर है यहाँ पर। अब कुछ रास्ते इस तरीके से, पहले मैं इसे मिटा दूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये आपके दोस्त का घर है ए और ये आपका घर है बी। अब मानो कि कुछ रास्ते इस तरीके से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है। तो आपको बताएगा कि आप एक काम करना, ये ABCD स्कूल के पास आके फिर सामने टक्कर पे मंदिर है, वहाँ से राइट हो जाना, फिर राइट हो जाना और सीधे लेफ्ट होके मेरे घर आ जाओगे। तो ये एक कच्चा चित्र बना दिया उसने कि इस तरीके से आपको अपने घर आना है, मेरे घर आना है मतलब। तो इसको क्या कहेंगे, रेखा चित्र, मानचित्र, ठीक है। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर। अब मानो कि छोटा सा एक खेत है, अब उसका एक बड़े पेपर पे आपने खेत बना दिया कि कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसको आप क्या कह दोगे, खाका। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं और ये खाका कहा जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अब पढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, आपको भी पता होने चाहिए, मैं भी बताता चलूँगा। 3 घटक इन्होंने पूछे थे, तो 3 घटक कौन कौन से हैं, वही दिशा, समय और कुछ संकेत बिंदु। प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र का पैमाना मतलब साइज को बनाना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, किलोमीटर। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र के अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लोब पर बहुत कम चीज़ें हम देख सकते हैं, जबकि मानचित्र पर बहुत सारी चीज़ें। अब इन्होंने पूछा मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है। मानचित्र और खाका के बीच में ये अंतर है कि मानचित्र को हम पैमाने की मदद से ही बनाते हैं, क्योंकि हमें एक सटीक जानकारी उसमें लिखनी होती है, जबकि खाका क्या होता है, हम ओरली अपने हाथ से फेर के पेन और बना देते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, इसमें फिजिकल मानचित्र भी कर सकता है, या हम कहें पॉलिटिकल मानचित्र या थीमेटिकल मानचित्र, तीनों ही एक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। या हम कहें कि एटलस, एटलस एक ऐसा मानचित्र है जो बहुत बड़ी जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं, तो प्रतीक किस प्रकार के अध्ययन में मानचित्र में सहायता होते हैं, तो हमें बहुत सारे सिंबल अभी देखे थे जैसे ऊपर, उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे, वृक्षों का वितरण, अगर वृक्षों को दर्शाना है तो कौन बताएगा, भौतिक बताएगा, ना कि थीमेटिक और राजनीतिक। नीले रंग से क्या बताया गया, तो जलाशय। दिक्सूचक क्या है, मुख्य दिशा का पता लगाने वाले। आगे, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो मानचित्र के लिए आवश्यक है, रेखा चित्र तो हम अपने हाथ से ही खींच देते हैं। तो यहाँ पर आकर आपकी क्लास खत्म होती है। क्लास को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा जो भी अच्छा लगे, और जो सुधार की आपको लगे कि सुधार करना चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।